मैं तैयार हूँ। मैं 5 बजे से उठ के अपना काम करता हूँ दोस्तों। आप लोगों को जब भी क्लास चाहिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में कपिल सर कौन से टाइम पे ये डिसाइड कीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम इलेक्ट्रोमोपैथ रेमेडीज की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र आया था उस समय आयुर्वेद शास्त्र ने अपना एक छत्र राज चलाया था दोस्तों। हुआ क्या कि जितने भी आयुर्वेदिक वेदाचार्य थे उन्होंने अपने अपने लेवल पर जो सीखा किसी को बांटा नहीं, किसी को सिखाया नहीं। एक विद्या आई गई, एक विद्या आई गई, ऐसे करते 100 में से 99, 98, 97 ऐसे विद्या करते करते 50% विद्या गायब हो गए। यही आयुर्वेद है जिसने प्लास्टिक सर्जरी पहले से सिखाया था, लेकिन उसको फॉरेन के जो मॉडर्न साइंस केमिकल साइंस है जिसमें उनको कमाई दिखती है, उस कमाई को उन्होंने मॉडर्न साइंस के रूप में लाकर साइंटिफिक अप्रोच पहना कर दोस्तों उसको आगे कर दिया और आयुर्वेद धीरे धीरे पीछा होता गया। इसके बाद होम्योपैथ आया। होम्योपैथ भी ऐसे ही रहा क्योंकि पर्टिकुलर जितने भी नॉलेजेबल पर्सन थे अपने लेवल पर वो प्रोटोकॉल डिसाइड करते थे, दूसरों को नहीं बताते थे, और धीरे धीरे करके होम्योपैथ भी अभी गर्त में चला गया है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अब इलेक्ट्रोमोपैथ की बारी है, ऑलरेडी पहले से गर्त में, क्योंकि जितने भी महानुभाव हैं, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन है, कभी भी प्रोटोकॉल शेयर नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को कुछ गाइड नहीं करते। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमोपैथिक रेमेडी का यही क्रिटिसिज्म इलेक्ट्रोमोपैथ को एक दिन डुबा देगा दोस्तों। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग अपने लेवल पर मोटिवेट हो, अपने लेवल पर फंक्शन करें दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है दोस्तों कि मैटी जी ने अपनी रेमेडी का इलेक्ट्रोमोपैथी नाम क्यों दिया था। आपके भी मन में जिज्ञासा होती है। कई लोग बोलते हैं अरे बाप रे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाएगा इसमें, तो ये तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, ठीक है। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर आपने तो यहाँ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लिख रखा है, ये होम्योपैथ से अलग है क्या। तो हमको फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है दोस्तों। तो पहले ही कहा गया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी होम्योपैथिकली एक्ट करती है। जैसे होम्योपैथ एक्ट करता है वैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी भी एक्ट करती है। मतलब ये प्रूवन है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं कि होम्योपैथी जैसे काम करता है, जैसे पोटेंटाइजर्स में काम करता है, जैसे वहां डाल्यूशंस में काम करता है, वैसे ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी भी प्रूव करती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको इसका टिपिकल उदाहरण कैसे मिलेगा। मान लो एंजाइटी को ग्रुप के आपने A1 A2 A3 मेडिसिन को ओवरडोज से वहां पर यूज किया दोस्तों, तो आप देखोगे ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, यानी कंजेशन हो जाएगा दोस्तों। और वहां पर जब ओवरडोज से कंजेशन उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। एंजाइटी को ही वो रेमेडी है दोस्तों यदि पर्याप्त माइन्यूट डोज दिया जाएगा। याद रखिएगा मैं दोनों चीज आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन को ही जब कंजेशन हो गया उसी मेडिसिन को नेगेटिव करके दे दोगे तो देखो कंजेशन दूर हो जाएगा। यही तो प्रैक्टिकल अप्रोच है दोस्तों। आप फोरहेड पर अप्लाई कराते हो, क्या अप्लाई कराते हो आप, A2 F2 C5W। आपने 30 ml ऑयल लिया, पैराशूट ऑयल लिया, बादाम का तेल लिया, उसमें 10 ड्रॉप अगर डालोगे तो नेगेटिव हो गया, 30 ड्रॉप डालोगे तो पॉजिटिव हो गया। आप फोरहेड पर अप्लाई करा रहे हो, हेयर ऑयल में अप्लाई करा रहे हो, आपको फटाफट कंट्रोल करना है। आप 10 ड्रॉप 10 ड्रॉप आपने A2 डाला, 10 ड्रॉप F2 डाला, 10 ड्रॉप C5 डाला, 10 ड्रॉप WA डाला। जब किसी को नींद नहीं आ रही 5 ड्रॉप वाई भी डाल दिया, ठीक है। किसी को पागलपन के दौरे चल रहे हैं, इंसेनिटी हो रहा, वाई के 5 ड्रॉप डाल दिया आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से वो तेल को जब आप वहां पर अप्लाई कराओगे दोस्तों, तो वहां पर जब अप्लाई कराओगे तो आप देखोगे इमीडिएट रिस्पांस मिलता है और वहां पर जो उसका बैलेंस होता है माइंड का वो मेंटेन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि एंजाइटी को ग्रुप के मेडिसिन का काम होता है जब भी कभी ज्यादा क्वांटिटी में दोगे ब्लड इकट्ठा कर देगा, ब्लड को कलेक्ट कर देगा उस पार्ट में, यानी कंजेशन कर देगा। और वही मेडिसिन आपने नेगेटिव दिया यानी D6 या थर्ड डायल्यूशन, फिफ्थ डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन दिया, वो कंजेशन को खत्म कर देता है। यही कारण है पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल कंजेशन जब होता है, यानी लीवर के लेवल पर जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो मटेरियल जा रहा है और वहां से पर्टिकुलर ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है, वो अगर वहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, प्रॉपर आपका डाइजेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में तब पाइल्स डेवलप होता है, हिमोराइड्स डेवलप होता है। तब आप वहां D7 D8 D9 को यूज करते हैं और देखते हैं मेरिकल रिजल्ट। क्यों यूज कर रहे हो भाई, क्योंकि आप कंजेशन को दूर कर रहे हो। आपने अगर पॉजिटिव दे दिया तो, अगर आपने पॉजिटिव दिया और कंजेशन बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये विशेष तरह आपको समझने की जरूरत है, ठीक है।
इसीलिए दोस्तों जब होम्योपैथी या न्यू सिस्टम का आधार जो बना है दोस्तों, ठीक है, वो आधार आप मॉडिकल जितने भी मॉडर्न मेडिकल साइंस या डिस्कवरीज है उसकी टेंडेंसी होती है दोस्तों, उसी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमने मैटी जी ने पूरी स्टडी किया, कुछ साइंस आयुर्वेद से लिया, कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथ से लिया, कुछ मॉडर्न साइंस के रूल्स को अपनाए, और जिसमें ड्रग्स के सिलेक्शन का रेफरेंस के साथ होम्योपैथी की टीचिंग के साथ साथ कंफर्म किया जाता है। अब आप समझ लीजिए, अब मैंने इसी साइंस की स्टडी करी, जहां जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गया, मैं कानपुर भी गया हूं, मैं बॉम्बे भी गया हूं, मैं एनएचएम इंडिया के लेवल पर भी गया हूं, वहां पर भी मैंने ये चीज को मॉडर्न को एब्जॉर्ब किया था, और उसी एब्जॉर्ब पे मैंने बीएचएमएस किया कि वहां पर ड्रग्स का जो सिलेक्शन होता है उसका रेफरेंस बेसिकली होम्योपैथ के टीचिंग के साथ कंफर्म किया गया, क्योंकि होम्योपैथ ही एकमात्र साइंस है जो ह्यूमन बींग्स में प्लांट को प्रूव करता है, यानी अपने आप पर स्वयं पे प्लांट को प्रूव किया जाता है, बाकी तो सब जगह एनिमल्स पे प्रूव किया जाता है दोस्तों। इसीलिए होम्योपैथ के टीचिंग के साथ इसको कंफर्म किया जाता है दोस्तों। जितने भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है, जितने भी एलोपैथ प्रैक्टिशनर है, वो भी धीरे धीरे मानने लगे हैं दोस्तों। हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हमारे सीनियर लोग भी जानते हैं, हमारे अभी सविता मैडम, जो सविता नाविक मैम है, जिन्होंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े सिंगर का ट्रीटमेंट किया था, जो हमने ग्रुप में शेयर किया था दोस्तों, विद इन 25 डेज उन्होंने उसको ठीक किया था, और उन्हें 47,000 का मोबाइल गिफ्ट में मिला है दोस्तों, ओनली 25 डेज के प्रोटोकॉल पे। इट इज द बेस्ट अप्रोच, और ये साबित करता है कि एलोपैथिक प्रैक्टिशनर भी धीरे धीरे मानने लगे हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज है ना, जो कि होम्योपैथ पर्टिकुलर डिसीज के लिए जो यूज करता है, वो लंबे समय तक, बिल्कुल लॉन्ग पीरियड तक दोस्तों, उस केसेस के लिए वो बेस्ट मेडिसिन होती है, इसलिए हम लंबे समय तक उस मेडिसिन का यूज करते आ रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों, जैसे आप कोलरा के लिए ले लो आप दोस्तों, ठीक है, होम्योपैथिक कैम्फर का उपयोग करता है दोस्तों। कैम्फर जो होता है, कपूर, जिसको हम स्मेल करते हैं, हमारे घर में हर हवन कुंड में डालते हैं दोस्तों, वो कैम्फर किसी भी प्रकार के कोलरा को ठीक कर सकता है दोस्तों। उसी प्रकार एकोनाइट को फीवर के लिए आप देखो, जितना भी माइन्यूट डोज दोगे, यानी डाइल्यूट करोगे, उतना जल्दी एकोनाइट काम करेगा, और माइन्यूट डोज में तुरंत फीवर को ट्रीट कर लेगा, ठीक कर देगा दोस्तों। यही छोटी छोटी थिंग्स को जब हम टेबल प्रैक्टिस में समझते हैं, तब हमें समझ में आता है इलेक्ट्रोपैथी क्या वर्ड है। अब एलोपैथ इन डिसीजेस में भी अन्य रेमेडी को वैल्यू देने लगे हैं, समझने लगे हैं कि नहीं साहब, आयुर्वेद भी कुछ होता है, होम्योपैथ भी कुछ होता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी कुछ होता है। पहले तो ये कहते थे अरे बेकार है, कुछ नहीं होता, हटाओ इनको, हटाओ, ठीक है, डरा देते हैं। लेकिन आज के समय में हम कहते हैं तुम एलोपैथ करा लो, नहीं ठीक हो तो हमारे पास आ जाओ, ठीक है, हम ठीक कर देंगे। और हमारे ग्रुप के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, इसी प्रकार का काम कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए हम क्लियरली कहते हैं कि काउंट मेटी जी ने डॉक्टर हैनीमैन के ग्रेट डिस्कवरी को दोस्तों, जो वैल्यू है उसमें जो कमी थी ना, उस कमी को पूर्ण करने का काम किया, और इसीलिए दोस्तों वो पूर्ण रूप से होम्योपैथ को रिकॉग्नाइज करते थे। और पूरे वर्ल्ड को जो हैनीमैन ने दिया है दोस्तों, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया है, उसका लाभ वहां पर होम्योपैथ डॉक्टरों ने नहीं उठाया, उससे ज्यादा लाभ मेटी जी ने उठाया है दोस्तों। मेटी जी ने उस साइंस में जो कमी थी, उस कमी को साइंस को पूर्ण करके वहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ नामक साइंस बनाया। कायदे के मान से तो होम्योपैथ डॉक्टरों ने इसको अडॉप्ट कर लेना था दोस्तों, मैं एक होम्योपैथ की बिहाफ पर बोल रहा हूं, इसको उन्होंने अडॉप्ट कर लेना था। अगर वो होम्योपैथ डॉक्टर इसको अडॉप्ट कर लेते ना, तो मैं चैलेंज करता हूं, होम्योपैथ से बेटर कोई मेडिसिन होती ही नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस बनाया, और मैटी जी को मैं हेड्स ऑफ करना चाहूंगा कि उन्होंने वो पूर्ण साइंस आपको दिया है, बस हमको उपयोग करते आना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जब आप यहाँ पर हैनीमैन जी की इन इंस्ट्रक्शन को लाभ उठाते हो, उसका बेनिफिट उठाते हो दोस्तों, तो हमें केवल एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, फार्मेसी और मेट्रियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, बाकी कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता हमारे सामने, क्योंकि हम ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, केवल प्रोटोकॉल पूछते हैं, आप रिपोर्ट भेज दो और प्रोटोकॉल पूछ लो, ठीक है, यही काम हमारे ग्रुप में भी चालू हो गया है। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप भेजिए, मैं डाल दूंगा आपको, लेकिन फिर ये मत पूछिएगा अगले महीने मुझे क्या चेंज करना, क्योंकि आपको डिसीज नहीं मालूम। आपको डिसीज मालूम है, आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोटोकॉल शेयर करूंगा, ठीक है, उसका अंदाजा आपको दिखाऊंगा मैं। एक डिसीज और एक प्लांट, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट S1 का नक्स भूमिका, आप देखिएगा कि इस प्लांट के स्टडी के बाद S1 का पूरा जो फीचर है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि S1 कैसे काम करती, कहाँ कहाँ काम करती। परसों मैं पढ़ाऊंगा आपको एक डिसीज, ताकि आपको एक
क्राइटेरिया पूरा बताना चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं आप लोगों के लिए 16 महीने में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैटी जी ने अपनी रेमेडी को होम्योपैथिक रेमेडी कहा था स्टार्टिंग में, याद रखिएगा इस बात को। मैटी जी ने अपनी रेमेडी को होम्योपैथिक रेमेडी कहा था, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म उठा बहुत सारे लोगों ने कहा भाई होम्योपैथी का जो लेवल है वो बेसिकली दोस्तों वहां पर किसी भी लेवल पर प्लांट सिंगल व्यक्ति के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो उन्हें आपको बदलना पड़ेगा, आपको नाम बदलना पड़ेगा, आप इसको कॉम्प्लेक्सपैथी या इलेक्ट्रोपैथी का नाम दो। तो उन्होंने अपनी रेमेडी को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडी का नाम दिया दोस्तों, और इस साइंस को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का साइंस दिया। क्यों दिया दोस्तों, क्यों भी समझना है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी का नाम दे दिया दोस्तों उन्होंने, ठीक है। क्यों दिया, तो दोस्तों जो कहानी कहीं पर क्लियर नहीं है, लेकिन जो कहानी डिस्कवरी के रूप में सामने आती है दोस्तों, ठीक है, जो कहानी आती है उस क्वेश्चन का जवाब स्वयं दे देती है दोस्तों। यानी मैटी जी ने आप अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए दोस्तों, जो भी कई लिक्विड के साथ किए दोस्तों, उन्होंने स्टार्टिंग में 500 या प्लस प्लांट्स का यूज किया था। धीरे धीरे उनको लगा कि बाकी का प्लांट फिजूल है, फूकट में हम किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने प्लांट्स की तादाद कम करना शुरू किया और बाद में 114 115 प्लांट के लेवल पर ले आए। कई बुक्स में 114 प्लांट होता है, कई बुक्स में 115 प्लांट होता है, ठीक है। अभी नई नई रेमेडीज का इजाद होने लग गया है दोस्तों, नई नई रेमेडीज बनने लग गई है। अभी डॉक्टर वी कुमार सर को हेड्सअप करना पड़ेगा, उन्होंने वायलेंट और ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसका पूरा लिटरेचर अभी मार्केट में नहीं है, इसलिए हम भी आपको बता नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे कई लिक्विड रेमेडीज सबसे पहले मैटी जी ने प्रिपेयर की थी दोस्तों, सबसे पहले प्रिपेयर की थी, और उसी के बाद काउंट मैटी जी ने पाया कि कुछ मॉर्बिड अफेक्शन होते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ मॉर्बिड अफेक्शन मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत डीपली अफेक्टेड हो जाते हैं, वहां पर इस डिसीज के सीड को लिक्विड के टच करने पर ही वो देखा उन्होंने कि वो डिसअपियर हो गई, मतलब समाप्त हो गई। तो उन्होंने देखा अरे ये कैसे हो रहा है, मतलब मैंने केवल लिक्विड को वहां पर लगा दिया और लगाने से वो पार्ट ठीक हो गया। यानी डब्ल्यू इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, जी की बात कर रहा हूँ, वाई आर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जब इस लिक्विड को टच कर दिया, L1 की बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने टच किया, देखा डिसीज पूरी समाप्त हो गई, पूरी चली गई, तो दोबारा रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि ये भाई इलेक्ट्रिक स्पीड से कैसे काम करता है, अचानक बिल्कुल इलेक्ट्रिक गति से काम कर रहा है, इधर लगाया और इधर गायब, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही थी। इससे उन्होंने पता लगाया कि बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइंस जो होते हैं, जो वर्क करते हैं हमारे बॉडी के, जो हमारी बॉडी को बैलेंस या न्यूट्रल बना के रखते हैं, एज इट इज इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड का भी उनको देखने को मिला कि इसी प्रकार का फ्लूइड इफेक्ट करता है। यानी पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हुए उन्होंने, और उन्होंने आश्चर्य निकाला कि उन्होंने अपनी डिस्कवरी जो की उन्होंने कि वाटर में वेजिटेबल की इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करने का तरीका उन्होंने निकाल लिया, ठीक है। उन्होंने ये निकाल लिया कि किसी भी प्रकार की जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो ओट फोर्स होता है, वो प्लांट अपने पूरे जीवन काल में जितनी भी प्रकार की रेज होती है दोस्तों, व्हाइट, रेड, येलो, ऑरेंज, ठीक है, जितनी भी प्रकार की ग्रीन, ब्लू, जितने भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी की रेज होती है, मतलब सन रेज होती है, वो प्लांट पूरे जीवन काल में उसको अडॉप्ट करता है। कोई पीला, कोई लाल, कोई हरा, कोई नीला, इस प्रकार से वो अडॉप्ट करता है, और उसी के प्लांटिंग कैपेसिटी, उसमें जो काम होता है वही काम हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है। वही प्लांट का स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम होता है। वही एंजाइम जो प्लांट में काम कर रहा है, उसी प्रकार का एंजाइम, उसी कैरेक्टर का केमिकल अल्ट्रेशन वाला एंजाइम डेफिनेटली हमारी बॉडी में भी काम करता है दोस्तों। और यही काम उन्होंने देखा कि डिस्टिल वाटर में वेजिटेबल यानी प्लांट की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको फिक्स करने का तरीका निकाल लिया दोस्तों, जो कोहोबेशन टेक्निक कहलाती है। उससे उन्होंने जो प्लांट ने जीवन भर में जो आउट फोर्स या एनर्जी जनरेट की है दोस्तों, उसको एज इट इज ट्रांसफर कर लिया। क्यों? क्योंकि कभी भी एनर्जी को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, कैसे बनाता है, कई तरीके होते हैं, कोयले से बनती, पानी से बनती, ठीक है, और उसको पर्टिकुलरली ग्रिड के लेवल पर सप्लाई किया जाता है, और वो ग्रिड के माध्यम से पूरे घरों में उसको सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। एज इट इज कंडीशन, वहां पर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को या हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेमेडीज को प्रिपेयर करती है, मिक्सअप करती है, सल्फर, सोरा और
सल्फर, मर्क्यूरी और स्पेशल साल्ट के रूप में डिवाइड करती है और उसको फिर से मिक्स करके स्पेसिफिक एसेंस बनाती है दोस्तों, और उसमें एक नया इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। इसीलिए दोस्तों यद्यपि इन लिक्विड को लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक रेमेडीज का नाम वहां पर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का नाम। तो सबसे पहले मैटिजी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रिपेयर किया था दोस्तों, लेकिन इनके फॉलोअर्स जो हुए, मैटिजी ने तो प्रिपेयर कर दिया, अपने समय में यूज करते रहे, अगर 5 साल वो और जिंदा होते तो शायद पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फार्मूला जो फार्माकोपिया है वो जनरेट हो चुका होता और मैक्सिमम बड़ी बड़ी पैथियों को टक्कर दे रही होती इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। लेकिन हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि वहां पर कोई सपोर्टर पैदा नहीं हुआ था दोस्तों। इसीलिए ऐसी जब उन्होंने कंडीशन देखी तो उनके फॉलोअर्स ने उनको पूरी तरीके से समझाया कि ये मेडिसिन काम कैसे कर रही है, तो वही काम हम भी फॉलो कर रहे हैं। हम भी बना दो उस फॉलोअर्स में से शामिल है दोस्तों। हम ये देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम ऐसे स्टेट में आ जाता है जब कहीं पर नर्वस स्किन के सरफेस में पास में होती है। आपको पता है दोस्तों, पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एक चैनल होता है पूरी बॉडी से ब्रेन तक ले जाना, जिसको बोलते हैं अफरेंट यानी सेंसरी चैनल। ठीक है, सेंसेशन होना, आपको कैसे पता, कांटा चुभा, आप देखो 1/1000 सेकंड के बिहाफ पर आपको पता लग जाता है, आप पांव उठा लेते हो, आपको सांप दिखा एकदम से आप भाग जाते हो, कैसे हुआ भाई, एकदम से इतना निर्णय कैसे ले लिया आपने। ठीक है, तो ऐसे स्टेज में जब कहीं पर भी नर्व्स होती है वो स्किन के सरफेस के पास में रहती है और वहां पर इन लिक्विड को स्किन के साथ जब कंट्रोल में करते हैं दोस्तों तो एक इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स डेवलप हो जाता है और वही इलेक्ट्रिक मोटर फोर्स डायरेक्टली स्किन से कहां चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है और इमीडिएट आपको वहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और यही रिस्पॉन्स एक इलेक्ट्रिकल मोटर फोर्स का जो डेवलप होता है यही एफरेंट या सेंसरी रिस्पॉन्स होता है, जो ब्रेन को बताता है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो गई है। ब्रेन तुरंत मोटर रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी एनर्जी है, एक एनर्जी को डेवलप करती है। आप किसी भी पेशेंट को चखा के देख सकते हो, किसी भी पेशेंट के ऊपर आप फीडबैक, आप अपने आप को फीडबैक करा के देख सकते हो दोस्तों कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडीज के लेने के बाद 24 घंटे में आपको क्या क्या फील होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप सेंग्वाइन टेम्परामेंट को S1 दे दोगे ना, वो 24 घंटे तक तो बिल्कुल चक्कर ही खाता रहेगा। ठीक है, इसलिए ये एनर्जी कंटेंट है, अगर कुछ नहीं होता तो आपको रिजल्ट नहीं आता। आप किसी भी कंपनी के मेडिसिन को टेस्ट करना चाहते हो ना, आप सेंग्वाइन टेम्परामेंट को लिम्फेटिक की रेमेडी और लिम्फेटिक टेम्परामेंट को सेंग्वाइन की रेमेडी देख के देख लो कि यह मेडिसिन में दम है या नहीं, यह मेडिसिन अच्छी है या बुरी है, आपको तुरंत पता लग जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी कंपनी के मेडिसिन यूज कर रहे हो एज इट इज आगे बढ़ाओ आप दोस्तों, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तुरंत उस मेडिसिन को रिमूव करो, दूसरी आप कंपनी, अच्छी कंपनी ढूंढो, अपने ग्रुप में सर्च करो कौन किसकी मेडिसिन यूज कर रहा है, कितनी अच्छी यूज कर रहा है। ठीक है, किसी कंपनी में हमारा बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, आपको जहां अच्छी कंपनी मिलती है वहां यूज कीजिए, उसको यूज कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए और उससे पूरा फीडबैक लीजिए कि यह मेडिसिन कैसे चलाना है, वो पूरा बताएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों धीरे धीरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के फॉलोअर्स हुए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जितने डॉक्टर्स हुए साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने लगे दोस्तों, और उन्होंने साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया कि मसल्स और नर्व में बहुत ही रेगुलर और कंपैरेटिवली पावरफुल इलेक्ट्रिक एक्शन होता रहता है। आपको पता है दोस्तों, आपका बॉडी का मूवमेंट 24 घंटे होता है। ठीक है, अब 24 घंटे हो रहा तो टिपिकल आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी का जो वर्क है वो कोऑर्डिनेशन से होता है, यानी स्केलेटल आपका पूरा हड्डी का सिस्टम है ना, स्केलेटल सिस्टम आपका और साथ में मसल सिस्टम, दोनों का वहां पर ओरिजिन और इंसर्शन जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और उसी मसल्स के कारण आप फंक्शन करते हो, लेकिन इस लोकोमोटर सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, गाइड कौन करता है, आपके ब्रेन से मिलने वाली सेंसरी और मोटर नर्व। भाई लकवा हो जाता है तो क्या कहते हो आप कहते हो ना सेंसरी या मोटर नर्व में से कहीं प्रॉब्लम आ गई है और ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप दोस्तों साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर रहे हो आप उसको, और ये बता रहे हो कि वहां पर मसल्स में, नर्व में बहुत ही रेगुलर और कंपैरेटिवली बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक एक्शन जनरेट होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप जब कहीं पर एक्सटर्नल अप्लाई करते हो, आप पैरालिसिस के पेशेंट में भी अगर स्पाइनल कॉर्ड पर और पर्टिकुलर उसके बॉडी में मसाज करते हो ऑयल से दोस्तों, तो ये क्या करता है, ये इसी नर्वस सिस्टम का बेनिफिट उठाता है, उसमें एनर्जी जनरेट करता है और उसी मसल्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके उस मसल्स को रीग्रोथ के लेवल पर लेकर आता है। तो रीग्रोथ होना मतलब ठीक होना,
ठीक होने की कंडीशन हम मानते, हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन उसकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करके 70 से 90% तक अगर हमने इंप्रूव कर दिया, 20 से 25 साल वो आदमी को कुछ नहीं होगा, 20 से 25 साल वो एज इट इज रहेगा। अगर हमारे इलेक्ट्रोमेपैथ ट्रीटमेंट से साल या 2 साल दे देता है तो फिर उसको इतनी जल्दी इतनी तकलीफ नहीं होती है। 15 से भी वो दूसरी डिसीज से मर जाएगा, लेकिन कभी भी इस प्रकार की कंडीशन से नहीं मरेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों बॉटल शेप्ड या स्किन ग्लैंड्स, आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती है वो ये दर्शाती है कि उनमें रेगुलर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती रहती है। डेफिनेटली हमारी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव एक्टिविटी के कारण ही पूरा ग्लैंडुलर सिस्टम काम करता है। जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे तब आपको समझाऊंगा, जब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे और अच्छे से समझाऊंगा। यही चीज डाइजेस्टिव जितने भी सिस्टम होते हैं वहां पर पता लगता है किस ऑर्गन के लेवल पर सिक्रेशन बढ़ रहा है, किस में नहीं कर रहा। इसीलिए कहा जाता है, एक वर्ड आप हमेशा याद रखना, आपको हर जगह काम आएगा, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोनल सिस्टम। यानी बॉडी में दो सिस्टम इक्विवेलेंट काम करते हैं, तराजू के दो पलड़े जैसे। अगर नर्वस सिस्टम ऊपर हुआ तो हार्मोनल नीचे हो जाएगा, हार्मोनल ऊपर हुआ तो नर्वस सिस्टम बहुत नीचे चला जाएगा। इनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और यही बैलेंस आपकी बॉडी को ग्रोथ और रीजनरेशन और रेगुलेटरी मेंटेन करता है, जिसके कारण आप शरीर को लेवल को बैलेंस बना के चल रहे होते हो दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ दोस्तों। इन ग्लैंड का बेस जो होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल पॉजिटिवली एक्टिव होता है। बेस जो इनका आधार होता है वो बिल्कुल पॉजिटिवली एक्ट होता है, जबकि इनकी अपर सरफेस जो होती है ना वो नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल होती है दोस्तों। यानी नेगेटिवली, अगर मान लो ये ग्लैंड है, ये अपना डक्ट है, ये गाल ब्लैडर मान लो आप, ये गाल ब्लैडर का ये जो बेस है ना ये पॉजिटिव होता है, और ये ऊपर का जो ना नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, और यही अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस को सिद्ध करता है। पॉजिटिव इसलिए होता है कि यहाँ पर लगातार सीक्रेशन होता रहता है, ठीक है, लगातार होता रहता है, और यहां से जब जरूरत होती है तब जाता है, इसलिए ये नेगेटिव पार्ट है। अगर मान लो स्टोन यहाँ है तो आपको पॉजिटिव मेडिसिन देना है, अगर स्टोन यहाँ है तो नेगेटिव मेडिसिन देना है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टोन को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ोगे तभी काम होगा। तब ये तो पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव, और मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव मेडिसिन देना। भाई पॉजिटिव मेडिसिन देना तो यहाँ पर लिक्विड के फोर्स को बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन निकालने वाली जो मेडिसिन होगी वो सब नेगेटिव आएगी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको विशेष तौर से याद रखना है, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक नर्व, जितनी भी बॉडी में नर्व है, प्रत्येक मसल्स और मसल्स का प्रत्येक भाग तब तक कांस्टेंट या स्थिर रहता है जब तक लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में पॉजिटिव होता है दोस्तों। बिल्कुल स्ट्रेट आप खड़ा कर दो पेशेंट को, आप उसको एग्जामिन करोगे तो वहां पर मसल्स का जो पॉइंट होगा पॉजिटिव अप्रोच के साथ होगा, और वहां पर आप देखोगे बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता है। लेकिन उसी को आप क्रॉस सेक्शन में देखो, इस प्रकार से काट दो आप, ठीक है, और काट के जब देखोगे वो पूरा पार्ट आपको नेगेटिव सेक्शन में देखने को मिलता है। यही हमको दर्शाता है कि अगर आप एक्सटर्नल अप्लाई करोगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और यही कारण है हमको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि जब आप किसी ऑयल का उपयोग करते हो, ऑयल के उपयोग में क्या यूज करते हो आप, एनर्जी, और एनर्जी को आप क्या उपयोग करते हो, आप डेफिनेटली वहां पर पॉजिटिव अप्रोच करते हो, यानी D4 के लेवल पर, D3 के लेवल पर अप्रोच करते हो। इससे क्या होता है, एकदम पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर जनरेट होती है दोस्तों। आप यूरिन की बात करो, जब यूरिन के लेवल पर जाते हो, फ्रेशली यूरिन हमेशा बाहर निकाली जाती है, वॉइडेड की जाती है दोस्तों, वो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल होती है, याद रखिएगा। यूरिन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिवली होता है दोस्तों, याद रखिएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल। हैनीमैन ने भी ये दिखाया था कि जब आप किसी भी वार्म लिविंग और नर्वस सब्सटेंसेस के लेवल पर बात करोगे तो जितने भी कूलर पोर्शन होते हैं, जितने भी ठंडे पोर्शन होते हैं ना, सब पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। और इससे ये प्रूव होता है, यदि येलो लाइट को यदि फ्रेशली एक्साइटेड आईबॉल पर डाला जाएगा तो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल आई मूवमेंट कॉर्निया से ऑप्टिक नर्व के वहां पर ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। यानी येलो इलेक्ट्रिसिटी के देने से वहां पर जो आईबॉल के ऊपर आपका जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल आई करंट होता है दोस्तों, जो कॉर्निया से ऑप्टिक नर्व तक जाता है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपका जो आई का पोर्शन होता है वो डायलेट हो जाएगा यदि आपने वहां पर वाई को अप्लाई कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। इसका मतलब है फ्लूइड नर्व की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और इससे साबित होता है दोस्तों
कि जो फ्लूट की कैटेगरी है, फ्लूट का जो काम करने का तरीका है, वो तरीका यहाँ पर डिसाइड करता है दोस्तों कि वहां पर आपको ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ये है क्या, ये कौन सा करंट है, ये क्या काम करेगा। तो दोस्तों पर्टिकुलर आरई जो होता है वो स्टिमुलेंट का काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो आरई का प्रयोग करना है। कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसको दूर करना, वाई का उपयोग करना। भाई पस पॉइंट पड़ता है तो कैसा होता है, हल्का येलोइश होता है ना, तो वहां पर क्या लगेगा, येलो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जितनी भी आप देखो, एक बैटरी को उदाहरण ले लो, एक बैटरी होती है दोस्तों, वो बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, उसी प्रकार फ्लूइड में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंटेंट पाया जाता है, ये नेचुरल है दोस्तों। आप जब इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी को जोड़ देते हो, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बैटरी में एनर्जी डालती है और बैटरी से फिर पूरे घर में आपको सप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो बैटरीज में जब इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों, उसी प्रकार से फ्लूइड में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंटेंट पाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जितने भी वेजिटेबल एसेंस का आप उपयोग करते हो, ग्लोब्यूल्स में प्रिजर्व करके देते हो दोस्तों, तो आप याद रखिएगा जो भी फ्लूइड रेमेडीज में पाया जाएगा, ये वो फोर्स पाया जाता है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि काउंट मेटी ने अपनी रेमेडी को इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नाम दिया था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक वर्क जैसा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप हाथ लगा लो झटका लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडीज में इलेक्ट्रिक गति से काम करने का गुण होता है, जो आप अपने ऊपर प्रूव करके देख सकते हो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी में दम है कि नहीं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, समय लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप प्रूव करने लग जाओगे, आप देखोगे कि मैं तो प्रूव करने लग गया हूं, मैं मानने लग गया हूं। मेरे ग्रुप में काफी ग्रुप्स सीनियर डॉक्टर्स हैं जो ये मानने लग गए कि अरे बाप रे इतना तेज काम करता है। उनको पता ही नहीं किस बीमारी के लिए दे रहे हो और कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। कई बार हमें ऐसा निकल के आता है कि यार देखो साहब, ये मॉडर्न साइंस में 8-9 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा और हमारे 15 दिन में ठीक हो गया दोस्तों। वही सविता मैम ने प्रूव किया है। इसीलिए दोस्तों समय लगेगा कि मैटी जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है दोस्तों। जो फोर्स या सब्सटेंसेस उनको डिस्कवर किया था दोस्तों, उसका नाम जो उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रखा, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सही रखा या नहीं रखा, ये तो हमारे फॉलोअर्स हैं जो मैटी जी के, जो इनका नाम बदल रहे, कोई इलेक्ट्रोपैथी कह रहा, कोई मेटीपिल्स कह रहा, ये सब गलत है, एक गलत तरीका है। आप केवल एक साइंस को प्रूव कर रहे हो, आप केवल मिलकर अगर प्रूव करोगे तो बहुत जल्दी होगा। आप अगर अकेले अकेले थोड़ा थोड़ा करोगे ना, कभी प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेगा मेरी टांग ऊंची, वो बोलेगा मेरी टांग ऊंची। ठीक है, इसलिए कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप जो मिलकर काम करते हो दोस्तों, हम इसीलिए ये प्रोग्रेस काम कर रहे हैं। हमें 1000 डॉक्टर चाहिए, 600+ डॉक्टर्स हैं हमारे पास। बाकी के डॉक्टर जब आप लोगों में से सिलेक्ट करके हमारे ग्रुप में जोड़ दिए जाएंगे और हमारी पूरा प्रोफार्मा तैयार होगा, उसका हर डिटेल हर महीने एक पेपर निकलेगा। उस पेपर में पूरे डॉक्टर का, पेशेंट का एड्रेस प्लस उसका पूरा बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट पूरा बायोडाटा हम मैनेज करेंगे। वो हमारा काम, आपको उसमें कोई पेमेंट नहीं देना है। और वो पूरा मैनेजमेंट हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना है और गवर्नमेंट को बताना है कि देखिए साहब, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन कैसे बनती है, फार्मेसी का काम है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कैसे करना, वो हमारा काम है। और देखो हम उपयोग कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि कोई भी फार्मेसी गलत नहीं है। हर फार्मेसी जो मेडिसिन बना रही है, जिस टेक्निक से बना रही है, वो उनको बताना पड़ेगा वहां पे, और बाकी का रिजल्ट हम बताएंगे, क्योंकि कोई फार्मेसी पेशेंट नहीं देखती। ठीक है, फार्मेसी का केवल काम होता है प्रिपरेशन करना, वो कभी भी प्रोटोकॉल सेट नहीं कर सकती क्योंकि उसे नहीं आएगा। ठीक है, आप जब टेबल प्रैक्टिस में बैठोगे तब आपको आएगा। आपको अगर नॉलेज होगा एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड, तब आपको नॉलेज आएगा। ठीक है, आपको जिस भी टीचर से जितना सीखने का मिलता है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हर टीचर से सीखिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे से जो सीख रहे हो मैं 100% नहीं हूं दोस्तों, मैं अभी 20% हूं। इसलिए आप जिससे सीखने को मिलता है आप उससे सीखिए, लेकिन प्रोटोकॉल मत खेलिए दोस्तों, आप बेसिक साइंस को सीखिए। ठीक है, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए दोस्तों, जो हमें दिमाग में हमेशा रखना है। जब भी होम्योपैथी और एलोपैथी की बात आएगी दोस्तों, तो साधारणतः आपको कॉम्बैट सिम्टम के रूप में आप देखोगे, दोनों कॉम्बैट सिम्टम के रूप में कंटेंट करती है। वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर भी सभी कर रहे हैं दोस्तों। वो क्या करते हैं, वो मॉडर्न साइंस को सीख लेते हैं, एलोपैथ जैसे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे हमें पूछते हैं कि साहब ये रिपोर्ट है, ट्रीटमेंट बताओ। अरे आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को एलोपैथ से कंपेयर कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऑर्गन्स देखिए कौन सा डैमेज हो रहा, उस ऑर्गन का कौन से ऑर्गन से रिलेशन है वो देखिए।
तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सिम्टम कंटेंट किया हुआ है, इस सिम्टम पर ये मेडिसिन काम करती है। और वही मेडिसिन के सिम्टम 114 115 प्लांट में प्लस आपकी 60 प्लस मेडिसिन में आपको बताया जाएगा फर्स्ट 4 मंथ में। और उसी को देखकर आपको डायग्नोसिस करना है आपकी टेबल प्रैक्टिस में। वो जैसे जैसे 4 महीने कंप्लीट होंगे, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेडिसिन के लेवल पर मास्टर हो चुके होंगे। उसका कल डेमो क्लास दूंगा, कल आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में जब टेबल प्रैक्टिस पे बैठोगे आप, उसके बाद रोजाना जब एक डिसीज और पूरे बॉडी को खोल के रखेंगे हम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सेल क्या है, कैसे काम करती है, और वो ऑर्गन कैसे बनाती है, टिश्यू कैसे बनाती है, सिस्टम कैसे बनाती है, बॉडी कैसे बनाती है, और उनका कौन कौन सी मेडिसिन हमारे डायरेक्टली काम करती है, उनकी पूरी केमिकल प्रोसेस क्या होती है, और उनके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन कैसे उपयोग करेंगे, वो चीज हमको सीखने का है दोस्तों। हमें किसी पैटेंट पे बिलीव नहीं करना। पैटेंट अगर मान लो कंडीशन चेंज होती है तो क्या पैटेंट चेंज करोगे? कंपनी को बोलोगे लाओ साहब पैटेंट दूसरा बना के दो? आप नहीं बनाओगे ना, एक ही जैसा आएगा वो। तो फिर आप कैसे ठीक करोगे? आपको मान लो थर्ड डायल्यूशन देना, नेक्स्ट टाइम फिफ्थ देना, नेक्स्ट टाइम 10th देना, आप कैसे करोगे? आप थर्ड डायल्यूशन में मान लो आपको पैटेंट बन के दिया हुआ है, कैसे करोगे दोस्तों? पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट फील बेटर। आप बिल्कुल बेटर फील नहीं करोगे, वहां पर आप पछताओगे, अरे यार मुझे पता होता, मुझे सीखा होता। तो दोस्तों सीखने के लिए मोस्ट वेलकम। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने माइंड को काम रखिए, काम रखिए। 4 महीने बाद में बताऊंगा, आप लोगों को कोई भी डिसीज नजर आएगी ना, आप लोग क्या बोलोगे? ये बात मेरी नोट डाउन करिएगा आप में से। एक पेशेंट ठीक करोगे 10 मिलेगा, लेकिन एक बिगाड़ दिया ना तो 10 तोड़ भी जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, कॉन्फिडेंट बनिए, मोटिवेशन कीजिए, अपना अपडेशन कीजिए अपना। मानता हूं मैं आप लोग बहुत नॉलेज रखते हो, लेकिन थोड़ा नॉलेज मेरे से भी ले लो दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप जब सिम्टम की बात करोगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डिसीज के कॉज पर डायरेक्टली अटैक करती है। आप कॉज पे तो जाइए, आप तो केवल रिपोर्ट के बेस पे काम कर रहे हो। बिल्कुल फेल, आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। मैं भी फेल हो जाऊंगा अगर मैंने प्रोटोकॉल बताया आपको। दोस्तों याद रखिएगा, डिसीज के काज पर जाइए कि डायरेक्टली क्या अटैक हो रहा है वहां पर। दोस्तों प्रारंभ में ये देखने को मिल जाएगा आपको कि नियम है हमारा कि कोई डिसीज डेवलप हो रही है तो वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड डिजीज इज द कॉजेज ऑफ डिसीज, ठीक है। अगर वहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसको डिसीज है, तो आप कॉज पे जाइए, कारण क्या है, उससे पूरी हिस्ट्री लीजिए। उस हिस्ट्री लेने के बाद में आप देखिए इसका कौन सा ऑर्गन, वो आप पर्सनल जब उसको एग्जामिन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और इसको ले जाने वाली जितनी भी वैसल्स होती है, उनके फलस्वरूप अगर वहां पर गड़बड़ी हो रही है, तो ईच रेमेडी इन फ्लूइड्स और इन चैनल के ऊपर बहुत बढ़िया वर्क करती है दोस्तों। यानी पूरी बॉडी के चैनल पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इलेक्ट्रिसिटी इसका वर्क है, जो आपकी प्रैक्टिस को दोगुना बढ़ा देगा। अर्थात 45 पॉइंट्स, पूरे 45 पॉइंट्स का जो लेवल है हमारी बॉडी पे, जैसे आंखों के ऊपर सब ऑर्बिटल, सुपर ऑर्बिटल, ये फर्स्ट पॉइंट। आंखों के नीचे सब ऑर्बिटल, ये सेकंड पॉइंट। जहां पर लेडीज बिंदी लगाती है, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 45 पॉइंट्स को आप अगर समझ जाओगे, तो मैं कहता हूं 50% केस आपने रिजॉल्व कर लिया। तो याद रखना मेरी बात को दोस्तों, 50% पेशेंट आपके केवल एक्सटर्नल अप्लाई से ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथ कभी नहीं कहता एक्सटर्नल अप्लाई को, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को दोस्तों। यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ और होम्योपैथ में। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं कि कुल मिलाकर सिम्टम को इग्नोर कर दें आप, कि सिम्टम नहीं देखना हमको, हम तो ऑर्गन देखेंगे दोस्तों। उसके बगैर आप डायग्नोसिस ही नहीं कर लोगे कि कौन सा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। मान लो किसी को बार बार गले में खराश हो रही है, ठीक है, आप गले का ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। 10% केस ठीक हो जाते हैं क्योंकि अर्ली स्टेज में होता है। लेकिन आपको पता है कि GERD हो रही है, एसिडिटी हो रहा है, और उसे एसिडिटी के कारण वेपर लगातार आपको आ रहा है, आपको एलर्जी हो रही, इरिटेशन हो रहा है, और उसी के कारण दोस्तों आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले आपको स्टमक का वर्क न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। जब स्टमक का GERD का या एसिडिटी का आप वर्क वहां पर न्यूट्रलाइज कर दोगे, देन आप देखोगे कि वहां पर दोस्तों पेशेंट को रिकवरी तुरंत हो गई और उसके बाद रिकरेंसी नहीं होगी, ठीक है। एक उदाहरण बताता हूं, जब आप टेबल प्रैक्टिस में बैठते हो आपके पास बहुत आएगा उदाहरण। पेशेंट को गैसेस बनना शुरू हुआ। गैसेस बनना तब शुरू हुआ जब वो मतलब अनियमित खाना है उसका, कभी खूब खाया कभी खाया एनी टाइम पे, कभी खूब पानी पिया कभी पिया एनी टाइम पे, कभी उसका मनपसंद बना तो दाल बाटी अभी भी खा लिया, दोपहर में भी खा लिया, शाम को भी खा लिया। क्या हुआ दोस्तों? हुआ इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया हुआ,
और धीरे धीरे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज्यादा बनना शुरू कर देगा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो गैस्ट्रिक की वाल को डैमेज करना शुरू करेगा, ठीक है। तो और धीरे से क्या होगा, हाइपर एसिडिटी के कारण गैस बनकर आपके सिर की तरफ जाएगी, आपको हेडेक आना शुरू हो जाएगा, अनइजीनेस, बेचैनी शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इंसोम्निया हो जाएगा दोस्तों, यानी रात में नींद आना बंद हो जाएगी आपको, ठीक है। कारण क्या है, मॉडर्न साइंस क्या करेगा, ले साहब ये एक पेंटॉप डी टैबलेट दे रहा हूं, एक ये एल्प्राजोलम दे रहा हूं, आप सो जाइए, ठीक है। आप सो जाइए रात में खा के, परमानेंट सो जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप कई बार क्या होता है ना, गांव के लोग होते हैं या हम ही लोगों को देख लो, आप फट से एंटासिड ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं। क्या कर रहे हो आप भाई, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाउन कर रहे हो, और डाउन होगा तो ब्रेन को ये लगेगा कि यार एसिडिक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत नहीं है। ब्रेन क्या करेगा, सो जाएगा, ठीक है। वो स्टिमुलेट ही नहीं करेगा गैस्ट्रिक कंटेंट को, स्टमक को स्टिमुलेट ही नहीं करेगा कि आप बनाओ। धीरे धीरे क्या होता है, इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत जरूरी है। वो जब बर्न नहीं करेगा, जब तक आपका भोजन पचेगा कैसे। जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आ रहे हैं मुंह से, वो सैलाइवा कुछ हद तक ठीक कर लेता है, उनको डैमेज कर देता है, किल कर लेता है, लेकिन बहुत सारे जो है, आप जब गटागट गट 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 करके पानी पी लेते हो तो सीधा आपके स्टमक में आ जाता है। और उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत जरूरी है। यही कारण है ऐसे पेशेंट में एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है ना, आप देखो वो मरता क्यों नहीं है मॉडर्न साइंस के ट्रीटमेंट से। क्यों मरेगा, उसको तो डेवलप होने का सामान मिल रहा है ना दोस्तों, वो तो वहां आसानी से डेवलप हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इन छोटी छोटी बारीकियों को समझना है और हमें एक बेस्ट डॉक्टर का ओहदा प्राप्त करना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब आप किसी सिम्टम को इग्नोर करोगे ना, आप मान लेना आपने पेशेंट खो दिया, नहीं ठीक होगा, मैं चैलेंज करता हूं आपको। हाँ, बाई चांस आपने S1 बिफोर में, लेस देन आफ्टर में, लास्ट नाइट में देना चालू करा, कुछ हद तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन परमानेंट नहीं होगी, याद रखिएगा आप। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर हमेशा फेल हो जाता है दोस्तों, और यही कारण है वो पैथी को दोष देता है। भाई पैथी को कोई दोष नहीं है, पैथी का दोष इतना है कि हम लोगों को जो कॉलेजेस मिले वो कॉलेजेस दमदार नहीं थे, उन कॉलेजेस ने हमें कुछ नहीं सिखाया, केवल पैसा कमाया दोस्तों, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ी मुसीबत की बात है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों। पेन के रिलीफ को नेग्लेक्ट करना बहुत बहुत बुरी चीज होती है दोस्तों, कि आपने किसी पेन पे कुछ चीज अप्लाई कर दी और वो ठीक हो गया, पेन किलर ले लिया ठीक हो गया। दोस्तों आप सप्रेस कर रहे हो, पेलिएट कर रहे हो, मत करो। आपको क्यूर करना है, आप जब क्यूर करोगे दोस्तों तभी आप उसको 100% रिलीफ दे पाओगे। इसी पीरियड के दौरान जो गुजर चुका है दोस्तों, जो उसको हो चुका है पूर्ण में, और जो बुराई जो उसके बॉडी में डेवलप हो रही है, जो डिस्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, उसको आधार मानकर, उसको फाउंडेशन मानकर हमको क्यूर करना है दोस्तों। और वो क्यूर तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी चीजें होती है, ठीक है। वो चीजें होती है नॉलेज ऑफ डिसीजेस, सिम्टम, साइन, प्रोग्नोसिस, कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, डोसोलॉजी, आपको डोज पता होना चाहिए, 2 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, साल भर का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का, 50 साल का, कौन सी एज का है, उसको डोज क्या दूं। क्या मैं एक्यूट ड्रग का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो D1, D2, D3 में आएगा, क्या मैं क्रॉनिक का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो D4, D5, D6 में आएगा, ठीक है। और D7, D8, D9 का कर रहा हूं तो डेफिनेटली क्रॉनिक डिस्ट्रक्टिव डिसीजेस पे काम आएगा, और जो D10 है, दिस इज द कैंसर रेमेडी, ठीक है। आप इन्हीं 10th डायलेशन, यानी जो 19 से प्रेशर प्रैक्टिस करते हैं, उनको मैं कल बताऊंगा कि 19 से 10th डायलेशन को जो लोग पोटेंसी में काम करते हैं, 30 पोटेंसी, 100 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, उनको आप कैसे कोरिलेट करोगे, यानी 19 के रेशियो को आप 147 के रेशियो से कैसे मर्ज करोगे, कि आपको इधर 200 दे रहा है, इसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो आपको बताऊंगा 19 में आपका कौन सा डायल्यूशन 200 डायल्यूशन के लगभग काम करेगा, लेकिन पोटेंसी इज ऑलवेज बेटर देन डायल्यूशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। 10th डायल्यूशन के बाद कोई भी एनर्जी आप प्रूफ, कोई भी मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स का प्रूफ नहीं कर सकते, खत्म हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसके बाद जितना भी जाएगा सारा एनर्जी जाएगा, सारी एनर्जी का मॉलिक्यूल्स जनरेट होता चला जाएगा, और वही एनर्जी का मॉलिक्यूल्स क्विकली काम करता है। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज मैंने बताया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों कहलाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा स्टिमुलेशन होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के लेवल पर काम करती है। इसीलिए आपको केवल इतना देखना है, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का पूरा साइंस आ गया दोस्तों, जो आप जिसको बॉडी के लेवल पर अफेक्ट कर रहे हो, और इसी साइंस के बिहाफ पर आप बॉडी की कोई भी केमिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करके उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हो, और उसमें जो कमी होती है उस कमी को दूर करते हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बायो एनर्जी मतलब
आप प्लांट का जो जीवन काल में लिया गया जो उसकी एनर्जी है वो कलेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोल रहे हो, बायो एनर्जी। तो फिर बायो एनर्जी है ना, तो आपको बायो इनऑर्गेनिक साइंस का पूरा पता होना चाहिए। जब बायो एनर्जी केमिस्ट्री की बात करते हो तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो पार्ट होते हैं, एक होता है बायो केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हमको नहीं जाना ये केमिकल का प्रोसेस है, ठीक है। एक होता है बायो केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हमको ये जाना है कि भाई हमारे लिए तो ह्यूमन बींग्स बताओ आप, इतना डिटेल हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये बताओ ह्यूमन बींग्स में क्या काम है, ये क्या काम करेगा और क्या इसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ फालतू की चीजें मत बताओ, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस भी होती है, आर्टिफिशियल प्रोसेस भी होती है, दो प्रोसेस है भाई। कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपने बॉडी को फूड्स पे, डाइल्यूशंस पे, खाने के तरीके से मोटिवेट कर लेते हैं। हमारे होम्योपैथ आयुर्वेदिक प्लांटेशन थेरेपी पे, जिसमें कोई केमिकल या कोई भी टॉक्सिक मेटल नहीं होता, उसके बिहाफ पर ट्रीट कर लेते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल चालू हो गया दोस्तों, ये विटामिन ई कैप्सूल खाओ, ये जिनसेंग कैप्सूल खाओ, बहुत ताकत देगा। दोस्तों ये सब आर्टिफिशियल प्रोसेस है, और आर्टिफिशियल प्रोसेस और नॉर्मल प्रोसेस के लेवल पर बहुत डिफरेंट होता है। वी आर द इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स। हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्योरली प्लांट किंगडम की मेडिसिन, हमारे इसमें केमिकल यूज नहीं होता, ठीक है। हम डिस्टिल वाटर या आरएस का जरूर यूज करते हैं, जिसमें किसी, क्योंकि आरएस से कोई डिफॉल्ट नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं आती, कोई नुकसान नहीं होता, वो एक एनर्जी का स्रोत है ताकि तुरंत मेडिसिन वर्क करे, ठीक है। इसीलिए जब आप यूज करते हो तो नॉर्मल प्रोसेस में हीमोग्लोबिन कंटेंट को मेंटेन करते हो, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या करेगा, आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल चैनल है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ऑक्सीजन ले जाना, न्यूट्रिशन ले जाना, वेस्टेज मटेरियल लाना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना, सब ये करते हो, ये हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। पूरी बॉडी की जो केमिकल प्रोसेस होती है बगैर एंजाइम के नहीं होती है, आपको पता है। तो ये एंजाइम पूरी बॉडी को मेंटेन करने में नॉर्मल प्रोसेस का बहुत बड़ा साधन है दोस्तों। आपका पूरा बॉडी किसमें डेवलप होता है, प्रोटीन। आपकी प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, वो आपकी पूरी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। आपके मसल्स में प्रोटीन अच्छा आएगा तो आपका हेल्थ मेंटेन होगा, आपका बॉडी लॉजिकली काम करेगी जो आप चाहते हो, हेल्दिकली। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आपको कितनी चीजें बताऊं, वो जब टेबल प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, वो सारी चीजें आपको ऑब्जर्व होती चली जाएगी। इसलिए अब याद रखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी इसी नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से डायरेक्टली काम करती है। इसी नॉर्मल प्रोसेस में जो कमी हो रही है उसको बढ़ाना है, पॉजिटिव दे दो। अगर बहुत ज्यादा हो गया उसको नेगेटिव दे दो। अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, इसीलिए दिया था कि एंजाइटी को ग्रुप के मेडिसिन ज्यादा दे दोगे, कंजेशन कर देगा, वहां पर ब्लड कलेक्ट कर देगा, उसी को नेगेटिव दोगे ब्लड को हटा देगा, ठीक है। यही कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर आर्टिफिशियल प्रोसेस करोगे तो एक्सेस क्वांटिटी में देना पड़ेगा, और डेफिशिएंसी एक्सेस, यानी आपकी बॉडी में जो भी चीज एक्सेस हो रही है, जो भी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस के लेवल पर ही आ रही है, ठीक है। ये समझने की जरूरत है। नॉर्मल प्रोसेस में आपको कभी भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ही उसको मर्ज कर रही है कि भाई यहाँ ये ज्यादा, ये कम चाहिए। आपका ब्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है ब्रेन को, तो वहां पर ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए ना उतना ही लेता है, हार्ट को नहीं कह देता है भाई तू तेरा ब्लड यहाँ पहुंचा दे, मैं देख लूंगा कितना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन वहां पर जनरेट होती है, ये उदाहरण है। तो हमारी बॉडी के हर पार्ट को जितनी जरूरत होगी ना उतने ही लेगा। इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन में जब न्यूट्रिशन पास होगा, जो आप मेडिसिन दे रहे हो वो मेडिसिन भी उसी न्यूट्रिशन के साथ पास होगी। आप मान लो आपका लीवर खराब है, आपका किडनी खराब है, ठीक है, तो इन दोनों के पास से जब वो ब्लड जाएगा इनके पास, तो वहीं से वो एंजाइम ब्लड के माध्यम से अडॉप्ट कर लिया जाएगा। बॉडी में कोई दूसरी जगह उस एंजाइम का काम नहीं है, इसीलिए वो दूसरी जगह वो कोई काम करेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत काम जरूर करेगा, जिसके कारण कभी कभी हमको ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि हम जब प्लांट्स देखते हैं, एक रेमेडी में कई प्लांट्स मिला है, और वो प्लांट्स अगर वहां काम कर रहा होगा ना, जिस पार्ट में कमी लग रही है या उसको बढ़ाना घटाना है, बैलेंस करना है, वो प्लांट वहां से उसमें भी चला जाएगा और उस कमी को भी दूर कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी जब दिया जाता है तो वहां पर जिस ऑर्गन के नाम से दिया जाता है, जैसे S1 है, S2 है, S3 है, इनमें क्लियर कहा जाता है S1 यूनिवर्सल है, बॉडी में कहीं भी जाके काम कर लेती है, बिल्कुल करती है। 70 से 90% केसेस अकेले ठीक कर सकती है दोस्तों। इसीलिए हमें बहुत ईजी लगता है। जब भी कभी आपको एबनॉर्मलिटीज दिख रही है, डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, आप केवल, अगर आपको प्रूफ करना है ना, कुछ नहीं करना, S1W को D5 में दे दीजिए, पूरी बॉडी को न्यूट्रल कर देगा दोस्तों। यानी कोई भी एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है, आप चले जाकर देख लीजिएगा, महीने भर बाद पूरी बॉडी न्यूट्रल हो गई, न कम न ज्यादा,
बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। तो जब आपको डिसीज समझ में नहीं आती, जब ट्रीटमेंट समझ में नहीं आता, आप D5 दे दीजिए दोस्तों, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में टोटल एलिमेंट्स 29 होते हैं और ये एलिमेंट्स आपके लिए ट्रेस एलिमेंट होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। माइक्रो, मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट बताऊंगा दोस्तों इसका रोल, ठीक है। सबसे पहले इसका रोल समझाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डालते हैं दोस्तों। आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी भी कमी होगी ना, अगर आपने उसकी पूर्ति कर दी ना, तो आपका रोग मुक्त हो गया। कई बार इन्हीं की कमी से बड़े बड़े मेजर रोग होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल होते हैं, जो मेटल नहीं होते, वो 13 तरह के होते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये सब समझ में आएगा। CH होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर, फास्फोरस, क्लोराइड, फ्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, बिस्मथ, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब जो नॉन मेटल होते हैं। इसी प्रकार से जो मेटल होते हैं दोस्तों, वो 16 होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, Fe, कॉपर, जिंक, निकोल, कोबाल्ट, मैग्नीज, एल्युमिनियम, प्लम्बम, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम, लिथियम, टाइटेनियम, ये जो होते हैं ना, छोटी छोटी क्वांटिटीज होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही बहुत बड़े फैक्टर होते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रेमेडी के बेस पर दोस्तों। और इसी के लेवल पर इसको हम लोग हमारी टेबल प्रैक्टिस में शामिल करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा साइंस मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लेवल आपको कैसे देखना है दोस्तों। दूसरी बात, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको मैं कहता हूं ना कि मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि टेबल प्रैक्टिस में पेशेंट आया तो आप तुरंत पहचान जाओगे, ठीक है। हालांकि ये बहुत डीप साइंस है, मैं केवल आपको 10 पॉइंट दे रहा हूं, बिल्कुल लाइटली समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जो डायग्नोसिस पर्पस है। आयरिस डायग्नोसिस इज अ वास्ट साइंस, बहुत बड़ा साइंस है दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसके लिए बहुत बड़ी जगह है, लेकिन उसको आपको पर्सनली सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं इतना ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन आप जब पेशेंट को देख रहे होते हैं, उसकी आंखों में आंखों डालकर देख रहे होते हैं, आप बता दोगे ये पेशेंट लिम्फेटिक है या सैंग्वाइन है या मिक्स टेम्परामेंट, ठीक है। कैसे भाई, कैसे बता दोगे? तो दोस्तों आयरिडोलॉजी जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस में पल्स डायग्नोसिस और आयरिस आयरिडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। मैंने शामिल किया है दोस्तों। आयरिडोलॉजी एक प्रकार की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिनल टेक्निक होती है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल टेक्निक है, ये एक अलग साइंस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं है, लेकिन इसकी कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने शामिल किए हैं दोस्तों, ठीक है। हमारी आंखों की जो पुतली होती है, यानी आई साइट जो होती है, उसको देखने पर आईज के कलर्ड पोर्शन को एनालाइज किया जाता है। उस कलर्ड पोर्शन के एनालाइजेशन के माध्यम से दोस्तों आप पहचान जा सकते हो कि ये कौन से टेम्परामेंट का पेशेंट है दोस्तों। यानी पुतली की मॉर्फोलॉजी, यानी उसकी बनावट, उस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन की एक खिड़की होती है दोस्तों। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, हमारे ग्रुप में एक मैम है, सीनियर मैम है, डॉक्टर ज्योत्सना तेजा मैम, उनका नाम चलता है दोस्तों। ही इज अ मेन आयरिडोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी किया है और आयरिस साइंस में बहुत बड़ा उन्होंने पदवी लिया है और बहुत बड़ा अप्रोच, उनके 4 क्लिनिक चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वो केवल और केवल दिन भर एक काम करती है, आयरिस डायग्नोसिस। और आयरिस डायग्नोसिस के लेवल पर वो बताती है कि फलाना रोग है या फलाना डिसीज है, और इसी के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करती है और क्विकली रिस्पॉन्स मिलता है। इसीलिए दोस्तों जब आप आयरिडोलॉजी या आयरिस रिकॉग्नाइजेशन मेथड का उपयोग करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली इसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं दोस्तों, और उन अलग अलग उद्देश्य के माध्यम से आप वहां पर उस व्यक्ति की ट्रीटमेंट करते हो। जितना भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो इस आयरिस साइंस के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं दोस्तों। वो आंखों के ऑब्जर्वेशन के दौरान कई बार बता देते हैं कि साहब आप फलानी, मैं अपने आंखों के सामने 2 केस देख चुका हूं अपने परिवार में। जब वो आई साइड का चेक कराने गए और आई साइड में उन्होंने चेक करा, तो उन्होंने कहा कि सर आप इनकी तुरंत लीवर के टेस्ट कराइए, आप तुरंत इनका MRI कराइए, तुरंत इनकी लीवर के पूरा बायोप्सी कराइए आप। मैंने कहा भाई ऐसा तो कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जब जाके बायोप्सी कराई, लीवर कैंसर निकला दोस्तों। ये चीजें आयरिड डायग्नोसिस में क्लियरली आपको इंडिकेट हो जाती है दोस्तों। इसीलिए आयरिडोलॉजी जो होता है ना दोस्तों, हेल्थ केयर के लिए, आयरिस सिक्योरिटी के लिए भी आप देखो आजकल जगह जगह बड़ी बड़ी फर्म है, वहां पर आप देखो आंखों को देखकर पूरा उनका लॉक खुलता है या आपकी अटेंडेंस लगाई जाती है। तो आयरिस डायग्नोसिस के भी आप पर बहुत सारे काम शुरू हो गए दोस्तों। इसीलिए आयरिस आंखों के अंदर जब काफी डीप में जाते हैं, तब अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन है दोस्तों, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहरी वातावरण और साथ ही साथ बॉडी के द्वारा जितने भी ऑर्गन्स का फंक्शन होता है उनके द्वारा स्टिमुलेटेड होता है दोस्तों। और इसीलिए आयरिस का जो स्ट्रक्चर होता है किसी व्यक्ति के लिए उसका परिचय होता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब वो कैसे
डेवलप हो रहा है। मैंने बताया था टेम्परामेंट में कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। इलनेस क्या है, बीमारी क्या है दोस्तों, हार्मफुल हैबिट्स क्या है उसकी, और बीमारी हानिकारक आदतें, उसके व्यक्तित्व क्या है, उसका आईना होता है दोस्तों, डायरेक्टली बता देता है। जितना भी इस कार्य में पारंगत डॉक्टर्स हैं वो तुरंत बता देते हैं कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करने से तुरंत रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। तो आइरिस एनालिसिस जो होता है दोस्तों, मेडिकल प्रैक्टिस को कंप्लीट या पूर्ण करने का काम करता है। तो मैं आप लोगों से सबसे कहूंगा आइरिस डायग्नोसिस की बुक्स लीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपली बुक्स आती है दोस्तों, आप उसको स्टडी कीजिए। जो हमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी उसके नर्वस रिस्पॉन्सेस का, उसकी इलनेस का, और उसकी जो भी हेरिडिटी फैक्टर आ रहा है, जो भी वहां पर फैमिली एबिलिटी आती है दोस्तों, एजिंग जो एज फैक्टर आता है उसके द्वारा उसमें कितने डैमेजेस हो रहे हैं, कितना डीजनरेशन, कितना चेंजेस हो रहे हैं, उनको आपको पूरा डिटेल आपके सामने रख देता है दोस्तों। इसीलिए आपको अगर परफेक्ट होना है, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं दोस्तों, मैं भी स्टडी कर रहा हूं, मेरी भी स्टडी अभी कंटिन्यू है आइरिस डायग्नोसिस की। जिस दिन हो जाएगी ना, मैं खुद आपको फ्री में पढ़ा दूंगा दोस्तों। अभी मैं केवल 25% उसको सक्सेस कर पाया, और मैं कभी भी आधे साइंस को पढ़ाता नहीं हूँ, आधे साइंस के बारे में कभी बताता नहीं हूँ दोस्तों, जब तक। इसीलिए वायलेट और ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी पे मेरा वर्क चल रहा है, 15 प्लांट है, 15 प्लांट में से 9 प्लांट की मैं स्टडी कर चुका हूं, अभी 6 प्लांट और होंगे, तो आपका 16 महीने का कोर्स खत्म होते होते ना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, ऑरेंज और वायलेट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। जब आयुर्वेदोलॉजी की बात करती है दोस्तों, तो एक प्रकार से अनुशासन युक्त संप्रद परंपरागत यानी इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों। आप क्लिनिकली कोरिलेट करके बहुत सारी चीजों को मिलाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वास्तव में जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखोगे ना, मेडिकल साइंस आयुर्वेदोलॉजी को केवल एक डायग्नोस्टिक टूल ही मानता है। जो मॉडर्न साइंस है वो इसको केवल डायग्नोस्टिक टूल मानता है। तो हम भी तो डायग्नोस्टिक टूल ही चाहते हैं ना, हमारे पास तो ऑलरेडी मेडिसिन है। आइरिस डायग्नोसिस के बिहाफ पर हम देख लें कौन सा पार्ट कमजोर है, कौन सा ऑर्गन कमजोर है, हमारे पास तो ऑर्गेनिक रेमेडी है, तुरंत हम दे देंगे। अब ऐसे में पेशेंट बता रहा, उसी के काम अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पेशेंट कई बार भूल जाते हैं पुरानी बातें बताना, कि मुझे पुराने समय में जॉन्डिस हुआ था कि ये हुआ था। इसीलिए दोस्तों केवल डायग्नोस्टिक टूल के रूप में ही इसका उपयोग करिए, क्योंकि आयुर्वेदोलॉजी किसी स्पेसिफिक डिसीज को डिटेक्ट नहीं करता है। याद रखिएगा, कभी भी किसी स्पेसिफिक डिसीज को डिटेक्ट नहीं करता है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको ये डिसीज है, लेकिन वो ये बता देता है कि आपका ये ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम भी तो यही चाहते हैं, हमको कोई डिटेल में नहीं जाना, लेकिन हमको ये तो जानना है ना। आप बता दीजिए साहब, इसको कौन सी बॉडी में प्रॉब्लम है, बॉडी के कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इतना ही बता दीजिए ना, हमारे पास तो बड़ा साइंस है, हम तो बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे। यद्यपि ये एक प्रिवेंटिव प्रैक्टिस होती है दोस्तों, आप किसी बड़े रोग से भी प्रिवेंट कर सकते हो। यानी किसी को कैंसर होने वाला है, आप पहले पता लगा लोगे कि साहब इसको कैंसर होने वाला है, ठीक है, निवारण कर सकते हो। आपको इसको कहीं ना कहीं डायबिटीज होने वाला है, इसको कहीं ना कहीं स्टोन होने वाला है, इसको कहीं ना कहीं ट्यूमर होने वाला है, इसको कहीं ना कहीं परफोरेशन होने वाला है, आप दोस्तों पहले ही डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। इसीलिए निवारण होता है दोस्तों, जो व्यक्ति है उसको अपने बेसिक हेल्थ के इश्यूज के बारे में समझने में आप मदद कर देते हो, कि भाई आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ये सिम्टम आपके हैं, ये पूरे मैच कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये ऑर्गन डिफेक्टिव हो रहा है, और इसी ऑर्गन के डिफेक्टिव के कारण आपको प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये ऑर्गन गया, कल इसके साथ जो जुड़े हुए वो ऑर्गन भी जाएंगे। इसीलिए आप तो समझिए, आपको मैं ये डाइट बताता हूँ, ये ट्रीटमेंट देता हूँ, इसको 2-3-4 महीने जो भी आपका प्रोटोकॉल बनता है उसको क्लियर बताइए कि आपको इतना समय लगना। आप झूठ बोलोगे, पैसा कमाने का काम करोगे, कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। उसको आप बिलीफ में लीजिए, विश्वास में लीजिए। और मेरे यहाँ जो डॉक्टर्स आते हैं, उन समय में जो भी पेशेंट आते हैं वो देखते हैं, वो यही कहते हैं, सर आपने तो उसको देखा ही नहीं, आपने तो फटाफट ट्रीटमेंट दे दिया। जब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप फटाफट मेडिकेशन दे सकते हो दोस्तों। यही कारण है, आपको मेमोराइजेशन करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए यदि वो ट्रीटमेंट मांगता है, तो यदि आवश्यक हो तो उससे जुड़े हुए जितने भी स्पेसिफिक आपके पास ट्रीटमेंट मौजूद है, आप बिल्कुल दीजिए। आपको देने की जरूरत, मतलब उस कंडीशन में जब पेशेंट बोलता है, आप जबरदस्ती कोई प्रोटोकॉल सेट नहीं करना, ठीक है। जब आयुर्वेदोलॉजी की बात करते हो दोस्तों, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, छोटी सी साइंस को मैं छोटे तरह से आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। आयुर्वेदोलॉजी के अनुसार, मैंने इसलिए टेम्परामेंट में आइस का नहीं बताया आपको, यदि हेल्थ प्रॉब्लम को हम अर्ली स्टेज में ही अगर पता लगा ले, तो आप सही डायग्नोसिस करोगे, सही उसका ट्रीटमेंट करोगे, सही तरीके से उसको प्रिवेंट करोगे, और यही कारण है दोस्तों, आगे जाकर वो बड़ी डिसीज के रूप में सामने नहीं आएगा। यानी आप बड़ी डिसीज के लेवल पर ट्रीटमेंट करोगे, सालों लग जाएंगे ट्रीटमेंट करने में, लेकिन आप अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर दोगे, तो आप न केवल अपना नाम रोशन कर रहे हो, नहीं यार
वो डॉक्टर का डायग्नोसिस इतना कंफर्म है, देखो मेरे को बचा लिया उसने, मुझे ये तकलीफ होती थी, देखो मेरे को ठीक कर दिया। यही कारण है दोस्तों, आपको फेमस कर देगा। अगर आपने एक पेशेंट ठीक किया ना, 10 मिलेंगे। और अगर सोचो वो 10 को आपने ठीक कर दिया तो 1000 पेशेंट आपको हर महीने या हर साल आपको मिलेंगे। वो आपका बोनस है। जो नए आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन एक पेशेंट को ठीक करने से जितना मिलेगा, एक पेशेंट ठीक किया ना, साल में आप काउंट कर लो कि 1000 पेशेंट मिलेगा। यही तो प्रैक्टिस बढ़ाती है। आप हमारे सारे सीनियर डॉक्टर से मिल लीजिए, आप बात कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हमारे ग्रुप में काफी सीनियर लोग जुड़े हुए, आप इस चीज को टैली करिए, आपको पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हाउ यू कैन गेट श्योर अबाउट योर सिलेक्टेड ईएच रेमेडी थ्रू आयुर्वेडोलॉजी। आप कैसे आयुर्वेडोलॉजी का उपयोग करके श्योरली कह सकते हो कि ये मेडिसिन यहां पर काम कर जाएगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो, एंजाइटी को, लिम्फेटिक को और मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप तीनों लेवल को देखते हो तो जो एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना दोस्तों, उसमें ब्राउनिश आइरिस होता है। जब आप आंखों को देखोगे एकदम ब्राउन कलर का आइरिस, इसका डायग्राम है हमारे पास, हमारे ग्रुप में मैं बताऊंगा, डाल दूंगा, आप इसको सर्च कीजिएगा दोस्तों। तो जब आप एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो दोस्तों, तो आपको बिल्कुल ब्राउनिश आइरिस देखने को मिलेगा। अर्थात जब आप पेशेंट को देख रहे होते हो, उसकी आंखों को ऑब्जर्व करते हो, डॉक्टर्स क्या देखता है, आंखों के कौन पार्ट में प्रॉब्लम है, इसको वो डायग्नोस करने का काम करता है, ठीक है। आप क्या करोगे, एंजाइटी को ग्रुप को देखना हो तो उसकी आंखों को देखो ब्राउन आई से, ठीक है। अगर ब्राउन आई से सीधे कॉन्टिडेंट, उसका जो सिम्टम्स आप देखना चाहते हो आपको दिख जाएगा, लंबा है, लंबे हाथ पांव है, गोरा सा है, ठीक है, उसकी नाक में ब्रिज नहीं है, उसकी टोपी ऊपर उठी हुई है, आप मान के चलिएगा दोस्तों एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जो पांव पहले रखता, पंजा पहले रखता है, चलने से जब आप देखते हो ना, उसके पांव की तरफ देखो आप, ठीक है, वो पांव पहले, पंजा पहले रखता है और बाद की एड़ी बाद में रखता है, अब मान लो ये एंजाइटी को टेम्परामेंट है, लेकिन मतलब सैंग्वाइन टेम्परामेंट। अगर आप देखते हो कि पंजा बाद में, एडी पहले और फिर पंजा बाद में रख रहा है, आप मान के चलना सैंग्वाइन टेम्परामेंट, ठीक है। तो जिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट या लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे, तो जिन लोगों की ब्लू आइश होती है, बिल्कुल ब्लूइश आइज होती है, आप मान के चलिएगा दोस्तों वो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। और मिक्स्ड अगर आप जाओगे तो हल्की सी ऑरेंज कलर की दोस्तों आपको वहां पर मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा, अर्थात दोनों मिल गए, ब्राउन और ब्लूज आइज मिला दो, वो आपका ऑरेंज आइरिस का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लेवल पर आपको डायग्नोसिस कंफर्म होता है दोस्तों। जब आप आंखों को देखते हो ना, ठीक है, तो आपको यहां पर स्ट्रक्चर देखना है दोस्तों। ये मान लो आपने कहा आंखों का एक रफ स्ट्रक्चर बना है, ये पार्ट फंडस कहलाएगा। याद रखना, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपको पूर्ण रूप से पूरा डिटेक्ट कर देगा कि भाई क्या है। ये बाहर वाला पार्ट फंडस, ये आपका स्क्लेरा, ये आपका कॉर्निया, और ये जो है आपका आइरिस सेंटर वाला, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाते हो आंखों के लेवल पर, आपको डायग्नोसिस बहुत क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो जब आप एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे दोस्तों, तो टेम्परामेंट क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो टेम्परामेंट क्या मिलेगा, सैंग्वाइन टेम्परामेंट। मेडिसिनल ग्रुप क्या है, एंजाइटी को ग्रुप, यानी आपको पता होना चाहिए हार्ट या ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड उसका उपयोग कौन कर रहा है, ठीक है, उन ऑर्गन में भी रिलेशन देखो, और वहां से उसको बाहर कौन निकाल रहा है, उसको प्यूरिफाई कौन कर रहा है, उसका उपयोग लास्ट में प्यूरिफाई करने के लिए कौन कर रहा है, उन सारे ऑर्गन्स के लेवल को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको यहां देखना पड़ेगा बनाने वाले लीवर, स्प्लीन, बोन, ठीक है, और स्पेशली हार्ट, आर्टरी, वेन्स, ये रोल होगा इनका। जब आप आगे जाओगे आपको ये देखने को मिलेगा इनका उपयोग कौन कर रहा है, डेफिनेटली बॉडी के सारे ऑर्गन उपयोग कर रहे हैं, तो वो रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑर्गन, वहां पर आप देखो। तीसरा, उसका एक्सक्रीशन कौन कर रहा है, भाई डेफिनेटली लंग्स और किडनी करेंगे ब्लड को प्यूरिफाई, इधर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इधर पूरे ब्लड के प्यूरिफाई के लिए, ठीक है। दोनों चीज आपने देखी, तो ये आपको वहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए बॉडी का कलर कैसा होगा, एकदम फेयर कलर। एंजाइटी को ग्रुप या सैंग्वाइन टेम्परामेंट होगा, बॉडी का कलर फेयर होगा। तो डिसीजेस कौन सी होगी दोस्तों,
जब आप यहाँ पर जाओगे तो ब्लड से रिलेटेड आप हीमोरेज का ट्रीटमेंट करोगे, आपको सैंग्वाइन टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। आप कंजेशन का ट्रीटमेंट करोगे, सैंग्वाइन टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। वर्टिगो का ट्रीटमेंट करोगे, सैंग्वाइन टेम्परामेंट देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशन, हार्ट का धड़कना जोर जोर से, उसका ट्रीटमेंट करोगे, सैंग्वाइन मिलेगा। रैपिड पल्सेशन, यानी एक की धड़कन बहुत तेजी से हो रही है, पल्स आपको बहुत तेजी से चल रहा है, हीमोराइड्स का ट्रीटमेंट करोगे, आपको सैंग्वाइन टेम्परामेंट का मेडिसिन जरूर देना है। वेरिकोज वेन हुआ, वेरिकोसील हुआ, आपको ट्रीटमेंट करोगे, सैंग्वाइन टेम्परामेंट के बिहाफ पर करना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियां जो आर्टरीज और वेन से जुड़ी होती है, जो कहीं ना कहीं ग्रुप के कारण, सर्कुलेटरी ग्रुप या वेस्कुलर सिस्टम से डीपली सीटेड होती है, उनमें भी जो डिसीज डेवलप होती है वो बगैर सैंग्वाइन टेम्परामेंट के आप ठीक नहीं कर सकते हो। इसीलिए ये मतलब आपको बताने का था कि जब आप टेबल प्रैक्टिस में इस तरह का बिहेव करोगे, आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए जो अर्ली स्टेजेस में है, जो अभी नए नए सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने हैं उनके लिए अपना नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान। आप देखिए, आप इतना परफेक्ट हो जाओगे अपने आप में, इतना अपडेट हो जाओगे कि मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। 2-4 साल आप लगातार स्टडी पे ध्यान दीजिए। आप प्रैक्टिस जैसे चल रही है एज इट इज चलने दीजिए, हमको नहीं बढ़ाना, हमको नहीं कमाना, लेकिन 2-4 साल बाद अचानक जब कमाई होगी ना, आपके रिजल्ट के बिहाफ पर होगी, और वो इतनी होगी जैसे हमारे ग्रुप के जितने सीनियर फिजिशियंस है वो कर रहे हैं, इतनी होगी आपके पास संभालना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। दूसरी बात, जब लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, जब आप टेम्परामेंट देखोगे, लिम्फेटिक टेम्परामेंट होगा दोस्तों। मेडिसिनल ग्रुप, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप। ठीक है। कलर ऑफ बॉडी बिल्कुल डार्क कलर, लाइट डार्क कलर, सांवला कलर जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा दोस्तों। और जब आप आंखों देखोगे, ब्लूइश आइस होगी दोस्तों, ब्लूइश आइरिस। और ऐसी कंडीशन में जब डिफीज देखोगे ना, आपको सिंपल देखने को मिल जाएगा, आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। कहीं पर बॉडी में लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट होता है, लाइपोमा देखा आपने। ठीक है। ग्लैंडुलर, जितने भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन होते हैं वो प्रभावित, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ा होता है। ग्लैंडुलर एब्डोमिनल होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। स्किन से रिलेटेड डिसीजेस देखने को मिलेगी। क्यों? स्किन डिसीज में आप पेट साफ करने के मेडिसिन S1 बिफोर मील स्लास S10 आफ्टर मील स्लास नाइट में, इसके साथ में जो भी प्रोटोकॉल देना आप दीजिएगा, आप कभी फेल नहीं होंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको। S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील स्लास नाइट में, प्लस एक स्किन का सुपरफिशियल, एक आपका स्किन का डीप, और एक आपको एक्सटर्नल अप्लाई। ये 6 मेडिसिन आपको कंपलसरी करना है दोस्तों। अगर आप कर देंगे ना, मैं कहता हूं 20 साल पुराना एक्जिमा लेकर आ जाओ, सोरियोसिस 20 साल पुराना लेकर आ जाओ, आप देखो कितनी जल्दी ठीक होता है दोस्तों। जो भी डिसीज सब एक्यूट कंडीशन में पाई जाती है दोस्तों, दबी हुई, सप्रेस, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो, आप देखो पूरी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो दोस्तों बहुत सारी डिसीज इसी लिम्फ चैनल के ब्लॉकेज के कारण होती है। और इसीलिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हो तो स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के मेडिसिन यहाँ पर S1, S2, S3, ये पूरी मेडिसिन जो होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट, आप वहां पर यूज कीजिएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेबल प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको समझ में आएगी दोस्तों। जब मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, यानी आपका सैंग्वाइन और लिम्फेटिक टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट में चला जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको वहां पर देखने को मिलता है। अगर वहां पर बिलियस टेम्परामेंट होता है तो वो भी आपको देखने को मिलता है। तो जब इन डिसीजेस को कोरिलेट करते हो मिक्स टेम्परामेंट से, तो मेडिसिनल ग्रुप सीधा कैंसरस ग्रुप को ऐड कर दीजिए आप। जब मिक्स टेम्परामेंट में होता है तो जो भी डोमिनेंसी हो, लिम्फेटिक डोमिनेंसी हो, तो स्क्रोफ्लोसो के साथ कैंसरस ग्रुप ऐड कर दो। ठीक है। आप जब आपको सेंग्वाइन डोमिनेंसी होती है तो एंजेटिको ग्रुप के साथ आप कैंसरसो मेडिसिन ऐड कर दो। और जब आप वहां पर देखते हो दोस्तों, वन ऑफ द डोमिनेंसी आपको वहां पर सेंग्वाइन या लिम्फेटिक टेम्परामेंट की डेफिनेट देखने को मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों 50-50, कभी नहीं, क्योंकि 2 ही टेम्परामेंट होते हैं, सेंग्वाइन और लिम्फेटिक, और इन्हीं के डोमिनेंसी के आधार पर वहां पर मिक्स टेम्परामेंट होता है। इसलिए जब डिसीज डेवलप होती है, किसी को अगर ट्यूमर डेवलप हो रहा है, आप सीधे कह दो मिक्स टेम्परामेंट है। किसी को एनलार्ज ग्रोथ हो रही है, आप सीधे कह दो मिक्स टेम्परामेंट है। किसी को पस फॉर्मेशन हो रहा है, कह दो आपका लिम्फेटिक टेम्परामेंट, मतलब मिक्स टेम्परामेंट है। अगर सेल की शेप बिगड़ जाती है, सेल जो होता है एक शेप होती है उसकी, वो बिगड़ जाती है, स्किन के ऊपर सीवियर इरप्शंस उत्पन्न हो जाते हैं, सोरियोसिस हुआ, अब मान के चलो मिक्स टेम्परामेंट। कैंसर हो जाता है, अब मान के चलो मिक्स टेम्परामेंट। HIV हो जाता है, हिपेटाइटिस हो जाता है, C हो जाता है,
जेनेटिक डिसीज होती है जिसमें हमेशा बॉडी में डिस्ट्रक्टिव डिजेनरेटिव डिसीजेस हमेशा होती है, तभी हम लोगों को D7 D8 D9 या 10th डायल्यूशन यहां पर से हमको, मैं इसीलिए कहता हूं, कई बार कहता हूं, आपको इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यही क्लियर करता हूं कि D4 से D10 जाना है या D10 से D4 जाना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डिसीज एक्यूट है, सब एक्यूट है, तो D4 से D10 चले जाओ, पहले उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन दो, देन आप वहां पर दोस्तों पर्टिकुलर सेट करो। ठीक है, कभी कभी वहां पर एक्यूट में भी क्रॉनिक जैसी कंडीशन आ जाती है, तो आपको वहां पर D10 से D4 की तरफ आना पड़ता है दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कैसे बन रहा। जब एंजाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन या सेंग्वाइन टेम्परामेंट लिम्फेटिक के सिम्टम प्रोड्यूस करता है दोस्तों, तो हम इसे ये कहें कि जब सेंग्वाइन पर्सन लिम्फेटिक सिम्टम लेकर आता है दोस्तों, यानी सेंग्वाइन ब्लड का प्रवृत्ति का पेशेंट है और वो यहाँ पर लिम्फेटिक सिम्टम लेकर आ रहा है दोस्तों, जैसे कि ट्यूमर लेकर आ रहा है, इनलार्ज ग्लैंड्स लेकर आ रहा है, स्किन पर इरिप्शंस लेकर आ रहा है, तब पर्सन मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टेम्परामेंट, इसीलिए मैंने 4 आधार स्तंभ बनाए, आपको देखने की जरूरत नहीं यार, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सीखना तो है भाई, बगैर सीखे तो कोई साइंस काम ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी सेंग्वाइन पर्सन लिम्फेटिक सिम्टम लेकर आता है, यानी मिक्स हो जाता है, जैसे ट्यूमर हो गया, इनलार्ज ग्लैंड्स हो गई, स्किन पर इरिप्शन हो गए, तब पर्सन मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो चुका है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कोई भी मेडिसिन दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं आपको दोस्तों, लेकिन कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन आपको वहां जरूर देना है दोस्तों। सभी चीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है दोस्तों, और प्रकृति में डिस्ट्रॉय या नष्ट होना शुरू हो जाती है, सारी चीज अनकंट्रोल हो जाएगी, कोई भी चीज का आप कंट्रोल वहां पर नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों ये सभी लिम्फ या ब्लड के डोमिनेटेड चैनल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अफेक्टेड हुआ। हमको देखने की जरूरत नहीं, हमको ये देखना है कि ब्लड और लिम्फ दोनों प्रभावित है, तो हमको दोनों को प्योर करना है, और दोनों को प्योर करना है तो आपको पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आप बड़े से बड़े केसेस को हैंडल कर लोगे दोस्तों। इसीलिए जब टेम्परामेंट की बात आती है कि भाई सेंग्वाइन और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के साथ जुड़ा हुआ वाइटेशन होता है, यानी दोनों ब्लड और लिम्फ दोनों वहां पर दूषित हो रहा है, और दोनों दूषित हो रहा है दोस्तों, इसलिए जो रेमेडी दी जाती है, आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं मुझे समझ में नहीं आता, बहुत इजी पैटर्न है दोस्तों। जब भी आप रेमेडी दोगे तो आपको टेम्परामेंटल देना है, यानी एंजाइटी को ग्रुप का आपको लग रहा है कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट है, A1 का कोई भी एक मेडिसिन A1 A2 A3 आपको ऐड होना चाहिए मेडिसिन में। जब सिमिलर टू डिसीज, अगर वहां पर बिल्कुल स्क्रोप्लोसो ग्रुप की मेडिसिन आपको समझ में आ रही है, आप मान के चलो कि स्क्रोप्लोसो देना ही है देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंजाइटी को में स्क्रोप्लोसो नहीं देना है, ऐसा नहीं है, आपको देना पड़ेगा, आपको देना इसलिए पड़ेगा, फंक्शनल प्रॉब्लम होगी तो एस्क्रोप्लोसो ग्रुप फंक्शनल है, कैंसरस प्रॉब्लम होगी, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन डिजेनरेशन होगा तो कैंसर, ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। इसीलिए डिसीज को हम 5 स्टेट में डिवाइड करते हैं, प्लस एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक जो मॉडर्न साइंस का बिहाफ है उस पर भी डिवाइड करते हैं, और इसी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव को भी बिहाफ पर डिवाइड करते हैं। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा फ्राइडे को, तब आपको मेरा पूरा सेट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा, तो आप देखेंगे दोस्तों कि जब यहाँ पर मिक्स्ड डिसीज आती है तो कैंसर ग्रुप की मेडिसिन होना चाहिए, जब आप एंजाइटी को ग्रुप की बात करते हो तो पॉजिटिव, ठीक है, स्क्रोप्लोसो ग्रुप की बात करते हो तो आपको वहां पर आपको देना है, कैंसर ग्रुप की बात कर रहे हो तो ये पैलिएटिव रेमेडीज है, डिसीज को क्यूर करके उसको सप्रेस करके वहां से हटाने का काम करती है दोस्तों। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जी थैंक मैं यू सो मच। अगर किसी को कुछ जी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू सर। सर जी आपने जो बताया अभी कि अपना जो एंजाइटी का ग्रुप है जी, तो ये जैसा कि पॉजिटिव देंगे तो कंजेशन कर देगा जी, तो फिर अभी हम पीसीओडी में जो पॉजिटिव देते हैं तो फिर वो कैसा रहेगा? पीसीओडी में आप क्या दे रहे हो? S2A2 B दे रहे समझो। S2A2B दोगे तो वो तो प्रोटोकॉल ही नहीं सेट होता है दोस्तों पीसीओडी में, ठीक है, पीसीओडी का प्रोटोकॉल ही नहीं सेट हो रहा है सर, नहीं, ठीक है। पीसीओडी का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है C1A1G, ठीक है, C1A1G, ठीक है। दूसरा होता है S2C2L1N1B नेगेटिव में, ओके सर, है ना।
तो मतलब A2 कितना लेना पड़ेगा या A1 कितना सर ये चीज जब डिसीज बताऊंगा ना तब आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्यों कहाँ, यही चीज है, मेरा टेक्निक बहुत अलग है, मैं पूरा क्लियर। अब जैसे फाइबर होता है, आपको मैं बताता हूँ H5L1A3WED6 और C5F1RE, ये दो मेडिसिन से आप फाइबर ठीक करके बताइए, अब किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, बराबर है। ठीक है। तो आप इस चीज से, आप किसी भी फाइब्रोइड का पेशेंट आता है, आप देख कर देखिएगा H5C1L1A3W, आपने ये पूरी मेडिसिन यूट्रस की तरफ भेजी और इसके अगेंस्ट C5F1RE, आपको ब्लड सर्कुलेशन, ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाना है, हील करना है, उसके साथ में आपने C5F1RE को यूज कर लिया, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल अप्रोच करो और मुझे बताओ कि कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। जरूर जरूर सर। Can you explain some important points in English? Can you explain some important points in English also? सर इंग्लिश के लिए क्या होता है ना, मेरे पास जितने ग्रुप मेंबर्स है ना 95% हिंदी मीडियम के हैं सर। हिंदी नहीं मालूम थी, from Tamil Nadu. जी, आपको मैं कुछ बुक्स बताऊंगा सर, आप वो बुक परचेज कर लीजिएगा, उसको कोरिलेट कीजिएगा, आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। डॉक्टर NL सिन्हा की इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं, आप वो परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यह book I can purchase. मैं बिल्कुल आपके ग्रुप में डाल दूंगा, कल मॉर्निंग में आपको क्लास के पहले सारी बुक्स जो है आपको मैं बकायदा फोटोग्राफ्स डाल दूंगा, आप लोग वो परचेस कर लीजिए जिनको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है। और हिंदी मीडियम पढ़ना है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सारे बुक्स का नॉलेज कंक्लूजन के रूप में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कच्चा भी हूँ सर, इसके लिए भी सॉरी चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे यहाँ इंग्लिश का इतना अप्रोच नहीं है जितना आप लोगों के एरिया में, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि जितना मैं बता सकूं। This send in group English book details send in group जी बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। Okay, thank you so much. गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद। सर जी सर हम लोग अगर चेन्नई से मतलब तमिलनाडु से है सर, साउथ इंडिया, जी, तो इसके लिए आप जो भी आप क्लास चलाते हैं सर, उसका थोड़ा बहुत अगर कुछ नोट जैसा रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा सर। जैसा कि अभी पूछा था ना सर भाषा हमको, सर अगर इंग्लिश किताब से अगर उतना नहीं मिलता है सर, जैसा आप अगर मलाई देते हैं ना, वैसा अगर कोई किताब में नहीं मिलता है। आपने बिल्कुल जबरदस्त चलाते हैं सर, उसका थोड़ा बहुत अगर कुछ नोट्स जैसा अगर मिलेगा तो बहुत अभी फायदा होगा। भाषा सर वेट कीजिए, आई हैव रिटन अ बुक इन इंग्लिश एंड एज वेल एज हिंदी, ठीक है, बट आई हैव नो टाइम, मैं बहुत सारा टाइम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास अभी 100 पेजेस S1 ही कंप्लीट हुआ है 100 पेजेस में, ठीक है। मैं जो बना रहा हूँ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मैं दोनों मीडियम में बना रहा हूँ, और वो जो बुक्स अवेलेबल होगी तो उसका 50 पार्ट्स बनेंगे, एक स्क्रोफलोसो का अलग, लिम्फेटो, मतलब हर ग्रुप का पार्ट अलग बनेगा, प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच। और हमारे ग्रुप में जितना भी प्रैक्टिकल अप्रोच हो रहा है, जैसे मल्लिका मैम है, किरण शेट्टी सर है, शैलेन चौहान सर है, चमन सर है, जो लोग डीपली काम कर रहे हैं, वो अपना अनुभव पेयर में, मैं प्रोटोकॉल, मैं डिसीज का डायग्नोसिस और मैं बिफोर आफ्टर सब आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। यस सर, थैंक यू सर। मेरा एक सवाल सर जी, आपने जो अगर टेम्परामेंट देखकर अगर उसके मुताबिक अगर सैंग्विन का टेम्परामेंट है तो ये ग्रुप मिलाना कर बोले ना सर। अगर सैंग्विन टेम्परामेंट के अगर कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर जनरल टॉनिक दे रहे हैं, पावर बूस्टर दे रहे हैं, तो इसमें से भी आकर ये ग्रुप आकर उसमें हर एक रेमेडी में आकर शामिल कराना है या कैसा सर? अभी फॉर एग्जांपल जी सर आप खुद देखिए, उनमें तीनों चारों में है ना एंजाइटी को ग्रुप, देखो आप। हाँ, आप अगर जनरल टॉनिक देते हो तो उसमें A3 मिला हुआ है, ठीक है। आप पावर बूस्टर देते हो तो उसमें A1 मिला हुआ है, हाँ, ठीक है। आप लिम्फो बूस्टर देते हो तो उसमें A2 मिला हुआ है, करेक्ट। आप जब नेचुरल टॉनिक देते हो उसमें A3 मिला हुआ है, ठीक है। सर मैंने इस पे कम से कम 18 साल वर्क किया है। मैं आप लोगों को इसका पूरा ऑडियो, जब हमारा ग्रुप अभी रेगुलर हो जाएगा, जो बाहर के लोग इसको कर रहे हैं वो ना,
मैं आपको डेली एक ऑडियो डालूंगा, पहले जनरल टॉनिक का आपको बताऊंगा। आप जो सीनियर लोग जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को इतनी इजी हो जाएगी प्रैक्टिस में। आप पूछ सकते हो हमारे ग्रुप के बड़े बड़े डॉक्टर्स जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर के केसेस पर बड़े से बड़े डिसीज को कवर कर रहे हैं और इमीडिएट कवर कर रहे हैं, लेट नहीं, इमीडिएट कवर कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। और मैं जो अभी भाषा सर जो बेंगलोर में सेमिनार करने वाला हूँ, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट सेमिनार है। इसके बाद में कोई सेमिनार नहीं करूंगा, मैंने देख लिया है, सेमिनार करने से कोई मतलब नहीं मिलेगा मुझे। ये फर्स्ट और लास्ट सेमिनार है, तो अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पर मेरा स्पेशलिटी में देने वाला हूँ कैंसर के लेवल पर, पूरी बारीकियां देने वाला हूँ। मेरे जो 25 साल पुराने जो मेरे प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें मैंने 10-10 साल 15-15 साल काम किया है, वो शायद मैंने अभी तक ऑनलाइन क्लास के जो 4 ग्रुप पढ़ा है, उस 4 ग्रुप में भी मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ठीक है, अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेमिनार। ठीक है, अब इसका जो मैं ऑडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो बना के आज डालूंगा मैं कि मैं क्या क्या देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, हेलो सर। यस सर। हेलो जी बोलिए सर। सर, नमस्ते जी। जी संपत सर बोलिए। सर एक्चुअली मुझे पेमेंट करना है, तो कब तक कर सकता हूँ? आज कर सकता हूँ या कब तक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर, आप डॉक्टर प्रकाश जैन सर से बात कर लीजिएगा, सारा काम वही देखते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर। जी माली सर बोलिए। नमस्कार सर। जी बोलिए, रविंदर जी बोलिए। सर जो आप पढ़ाते हो ना, उसके बाद में वो कोई किताब की जरूरत नहीं होती। मैंने 1-2 किताब देखी थी, लेकिन जो आप पढ़ाते हो वो उन किताबों में है ही नहीं। सर एक्चुअल में क्या है ना, देखिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मैं जो बता रहा हूँ मैं मैक्सिमम मेरे पास में, आप चाहो तो आप कभी भी आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। आई हैव 138 बुक्स, 138 बुक केवल इलेक्ट्रो। ठीक है, और उनका साइंस मैक्सिमम 70% हर बुक में केवल 30% एक्स्ट्रा, बाकी कुछ नहीं। और जो मैं बुक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। ठीक है, एज ए प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल अप्रोच ये देख लीजिए आप, ये मेरे सामने रखा है। सर मैं पिछले 5 महीने से आपसे जुड़ा हूँ सर। मैं पिछले 5 महीने से जुड़ा हूँ, और मैं पूरा टोटल आयुर्वेद करता था। 98% में अब इलेक्ट्रोहोमियोपैथी पे आ गया, और मेरे पेशेंट भी बढ़ गए सर। बिल्कुल बढ़ेंगे, मैंने कहा ना सर। रविंद्र सर आप प्रूव करिए, आपने एक पेशेंट ठीक करा तो वो 10 लेकर आया होगा आपके पास। हाँ जी, बहुत लेके आए सर। मैं कभी पाइल्स का इलाज नहीं करता था सर, लेकिन आपने जो प्रोटोकॉल बताया ना सर, तो पाइल्स के मेरे पास में बहुत पेशेंट आने लगे सर। आएंगे, 100% क्योर हो रहा है सर, 100%, क्योंकि हम फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और यही बैकग्राउंड हमको बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, और सर बेंगलोर के लिए भी मैं आ रहा हूँ सर। बेंगलोर का मेरा कंफर्म हो गया सर, टिकट वगैरह कंफर्म हो गया है, फीस भी हो गई सर। बिल्कुल मोस्ट वेलकम सर, आप कभी निराश नहीं होंगे मेरे 3 दिन से। आपका 3 दिन और चौथे दिन पूरा कैंप है, आप अटेंड कीजिएगा पूरा कैंप। आपको डायग्नोसिस, लाइव डायग्नोसिस सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, मैक्सिमम पेशेंट्स को लाइव डायग्नोसिस वहां पर सिखाऊंगा मैं। अच्छा मैंने सर सर जी, आप सब लोगों से निवेदन है, आप लोग जो हमारे इस ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं, आप लोग मुझे टाइम बताइए, 8 से 8, 8 से 9, आप 2 टाइम में से सिलेक्ट करके बता दीजिए। आप सब लोग डिसाइड कर लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा कि आपको कौन सा टाइम लेना है। ठीक है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एनी टाइम, मैं 8 से 9 भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, जब अभी क्या है, डेमो क्लासेस चल रही है, जब नेचुरल क्लासेस चालू थी ना, 1.5 घंटा नेट क्लासेस, 1.25 घंटा पढ़ाता और 15 मिनट आपके क्वेश्चन और होता है। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना होता पूछ सकते हो। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। हाँ जी, आपने जो देखने का तरीका बताया हमारे वाला ही आपने बताया जी। हम भी आँख, जीभ, नाक और नाखून इस तरीके देखिए, तो अच्छा लगा हमें ये कि हमें लाभ है किसी भी। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, कल फिर से मिलते हैं। कल आपको स्क्रोप्लोस और टेलीमेडिसिन का डेमो देने वाला हूँ। भूलना मत, छोड़ना मत, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलाना सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।